प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं साइकोलॉजी की एमसीक्यूज़ पे आधारित एक बेहतरीन सीरीज़, जिसमें शब्दों से खेलना भी हम सीखेंगे और बहुत ध्यान से हर एक शब्द पे आप गौर करना, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, तो फिर मज़ा आएगा। ओके, शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कल एक्चुअली मैं स्कूल में था और स्कूल में अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ था। आजकल हम स्कूल में इन बच्चों के साथ ही बहुत खुश रहते हैं। ये बच्चे भी हमको बहुत चाहते हैं, हम भी इनको बहुत प्यार करते हैं। आप भी हमारे बच्चे हैं, हम आपको भी बहुत चाहते हैं और इनको देख के यकीन मानिए मेरे को ये फ़ील हो रहा है कि बहुत जल्दी आप भी ऐसे बच्चों के साथ अगले सेशन में जाएँगे और ज़रूर जाएँगे, क्योंकि एक सीट का वादा आपसे हमने कर रखा है। आप भी पढ़ते रहें। अब लास्ट के जो दिन है ना, उनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय, मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी को देना है। 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, एक और बात, कल हम स्कूल में एक शिविरा पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसमें 2-3 बातें बहुत खास थी। चूंकि ये वाली जो शिविरा है वो लेटेस्ट है, इसका प्रकाशन 2 फरवरी 2023 को हुआ है। इसका मतलब इसकी चीज़ें तैयार हो रही थी इससे 1 महीने 2 महीने पहले, और इसमें पहला ही पेज है मुख्यमंत्री की कलम से। उसकी 2-3 बातें बहुत खास थी जिनके बारे में आपसे चर्चा करनी है। आप इन बातों को नोट डाउन कर लेना, ये महत्वपूर्ण। तो क्या है वो बात? एक तो महात्मा गांधी विद्यालय के बारे में। हम सब जानते हैं राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से 12 तक महात्मा गांधी विद्यालयों की स्थापना। इनके बारे में पहली बात आपको ध्यान रखनी थी, वो ये थी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, हुआ था ना। और इनके जन्म के 150वें वर्ष में, यानी 150वीं जयंती में, राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय खोले हैं। तो 1869 में जन्मे और 150वीं वर्षगांठ थी, इसलिए 2019 हमको आराम से याद रह जाएगा। 2019 में महात्मा गांधी विद्यालयों की शुरुआत हुई। अब हमने आपको बताया था कि सेशन शुरू हुआ था महात्मा गांधी विद्यालयों का पहला, वो था 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 हमको याद रखना है। लेकिन शिविरा में अपडेशन में कुछ डेट्स हैं जिनको भी आपको ध्यान रखना है, और उनमें से लिख लेना आप इस बात को। बाकायदा ये लिखा है, कहा गया है कि साहब महात्मा गांधी के 150वीं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि साहब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, चूंकि इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश में सारी चीज़ें होंगी, तो फिर ग्लोबली बच्चों को कॉम्पीट करने का एक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिलेगी। तो फिर सरकार ने कहा कि साहब महात्मा गांधी विद्यालय शुरू करने का निर्णय 14 जून 2019 को लिया गया। तो 14 जून 2019 का एक आदेश है, मैं आपको बताऊं। हमको 14 जून 2019 की डेट भी याद रखनी है और 1 जुलाई 2019 की डेट भी याद रखनी है। यानी महात्मा गांधी विद्यालयों को शुरू करने का निर्णय कब लिया गया? तो कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया था 14 जून 2019 को। तो 14 जून 2019 की डेट लिख लेना, याद रखना। 1 जुलाई 2019 की डेट भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। और 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, और वो दरअसल क्या है, वो ये है कि एक फिगर आपको याद रखनी है। पिछली बार हमने फिगर दी थी आपको अराउंड 1700, 1700 के आसपास, लेकिन वास्तविक फिगर इस 2 फरवरी वाली शिविरा में आ गई है। और वो फिगर क्या है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल मिला के 1701 1701 कितने 1701 महात्मा गांधी विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें से 1032 जिनमें से 1032 विद्यालयों में प्री प्राइमरी क्लासेस भी संचालित हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात करने वाली ईसीसीई की क्लासेस भी 1032 विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालयों में चालू हैं। कौन से महात्मा गांधी विद्यालयों में, कितने महात्मा गांधी विद्यालयों में चालू हैं? तो आप बोलेंगे साहब 1032 महात्मा गांधी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित हैं। और कुल कितने महात्मा गांधी विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं? तो 1701 की फिगर ध्यान रखना। एक और बात जो आपको बतानी है वो ये कि साहब कि महात्मा गांधी विद्यालयों को 2028 तक, कब तक? 2028 तक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने का सरकार का निर्णय है। उत्कृष्ट केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो महात्मा गांधी विद्यालय जो भी कार्यरत हैं, इनको क्या बनाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, उत्कृष्ट केंद्र बनाएंगे। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का जो विजन है वो 2028 तक है, और उस विजन को सरकार ने एक नाम दिया है, और वो नाम है
विजन 28। तो ये महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लेना, याद रखना। विजन आपको अगर पूछ ले परीक्षा में विजन 28 क्या है, तो हमको बोलना है विजन 28 महात्मा गांधी विद्यालय जो कार्यरत हैं 1701 वर्तमान में, उन 1701 में 1032 में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित हैं, उनको वैश्विक स्तर का केंद्र बनाने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जो एक सरकार का मानस है, वो सरकार ने अपने अपने मानस को विजन 28 नाम दिया है। क्या नाम दिया है? विजन 28। तो एक बात शिविरा की महात्मा गांधी विद्यालयों के बारे में थी जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी बात जो आपको पता भी है, हर परीक्षा जो भी हुई है 2022 में, उसमें सब में सवाल आया है, और वो सवाल है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में। उसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपनी कलम में जो पहला पेज आया है शिविरा का उसमें किया है। तो मैं इसको महत्वपूर्ण समझता हूं, तो इसको भी आप नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं किया अब तक। बहुत आसान है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल थे, तो 6 खेल थे साहब। कितने खेल थे? 6। और बहुत आसान है, 2 तो हमारे पारंपरिक खेल थे, कबड्डी और खो खो। तो एक कबड्डी हो गया, दूसरा खो खो हो गया, ठीक है ना, कबड्डी और खो खो। 2 वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल, तो वॉल के 2 खेल हो गए, फुटबॉल नहीं है, ध्यान रखना। एक वॉलीबॉल और दूसरा शूटिंग बॉल। और 2 इंटरनेशनल खेल जिनमें भारत झंडे गाड़ता है, एक तो क्रिकेट और एक हॉकी। तो इस तरह से 6 खेल हो गए, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट और हॉकी। हॉकी तो ये 6 खेल आप याद रखेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में इन पे प्रश्न आया है। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शिविरा में जो मुख्यमंत्री की कलम से पेज में दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है बच्चों स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी के बारे में। किसके बारे में? जम्बूरी के बारे में। तो रोहट पाली से तो आप सब वाकिफ हैं, और जब से जम्बूरी हुई है उसके बाद जो भी पेपर बने हैं उनमें सब में जम्बूरी का जिक्र आया है। लेकिन जो खास बात आपको बतानी है वो सुन लें, क्योंकि कोई भी बात आ सकती है परीक्षा में, और जम्बूरी पे जरूर कोई बात आ सकती है, क्योंकि राजस्थान को पता है दूसरी बार जम्बूरी का आयोजन मिला है। इससे पहले 67 वर्षों के बाद ये हुआ है। आपको मैं बता दूं, भारत की पहली जम्बूरी नई दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली 1951 में। तो नई दिल्ली में पहली जम्बूरी हुई थी, ये ध्यान रखना है। और दूसरी जम्बूरी कहाँ हुई थी पता है आपको? दूसरी जम्बूरी हुई थी जयपुर में। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। और ये हुई थी दिसंबर 1956 में। तो भारत की दूसरी जम्बूरी जयपुर में दिसंबर 1956 में हुई थी, और राजस्थान की पहली जम्बूरी दूसरे ही मौके पे जयपुर में हुई थी 1956 में। और अब राजस्थान की दूसरी जम्बूरी, ध्यान रखना, राजस्थान की सेकंड दूसरी जम्बूरी, और ओवरऑल पूरे भारत की 18वीं, ध्यान रखना, 18वीं जम्बूरी पाली में आयोजित की गई है। ये 18वीं जम्बूरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन 67 वर्षों के बाद राजस्थान को मिला है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान को 1956-57 दिसंबर जनवरी में जो जम्बूरी हुई थी उसके आयोजन का मौका मिला था, और अब उसके 67 वर्षों बाद पाली में राजस्थान की दूसरी जम्बूरी का आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल ये कितने नंबर की जम्बूरी है? तो 18वें नंबर की जम्बूरी है, इसलिए इसको 18वीं जम्बूरी कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है, ये कहां पे हुई? तो एक जगह आप जरूर याद रखना, जगह का नाम है निम्बली ब्राह्मणान। जगह याद रहेगी आपको, लिख लेना इसको। गांव है ये जम्बूरी का निम्बली ब्राह्मणान, ब्राह्मण शब्द याद रख लेना जिससे आपको याद रह जाएगा। निम्बली ब्राह्मणान गांव है, जगह है। और साथ में रोहट कस्बा और पाली तो आपको याद रहेगा ही। तो निम्बली ब्राह्मणान, रोहट पाली, रोहट पाली, इसमें ये जम्बूरी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कब किया था पता है आपको? ये बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, क्योंकि महीने भर पहले की बात है। ये 4 जनवरी 2023 को किया गया था। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्बली ब्राह्मणान स्थान रोहट कस्बे के निकट पाली में उद्घाटन किया था, जो राजस्थान की दूसरी जम्बूरी है और ओवरऑल भारत की 18वीं जम्बूरी है। और आखिरी बात जम्बूरी के बारे में कि इस जम्बूरी की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है पता है आपको? इसकी थीम है शांति के साथ प्रगति। तो थीम भी याद रखना, शांति के साथ प्रगति।
शांति के साथ प्रगति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चारों बातें आपने लिख ली होंगी। और अब चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्चुअली साइकोलॉजी पर आधारित प्रश्नों की सीरीज। चलिए बच्चों, ओके, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन समुचित है? और ये तमाम परीक्षाओं में बार बार गारंटी से पूछे जाने वाली चीजें हैं, जिनको आम बच्चा नहीं कर पाएगा, आप कर दोगे, क्योंकि आप हमारे हर लफ्ज पे गौर फरमाते हो। कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प पढ़िए आप। पहला विकल्प है, परिवेश की भूमिका स्थिर है। परिवेश की भूमिका स्थिर स्थिर रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। आप जानते हैं, शब्दों से खेलना तो आपको आ ही गया होगा हमारे साथ रह के, नहीं तो अब भी मौका है। अगले 7 दिन में मैं 200 प्रश्नों की एक सीरीज आपको दे रहा हूं, 100 की कम से कम दे रहा हूं, जिसमें 1000 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो परिवेश कहते हैं वातावरण को, माहौल को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को। तो पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि वातावरण हमेशा स्थिर रहता है, मतलब वातावरण बदलता ही नहीं है, जबकि आनुवंशिकता बदलती रहती है। क्या ये बात सही है? ये बात तो सिरे से नकार दी जाती है, क्योंकि ये बात तो एकदम गलत है। हाँ, वातावरण बदलता रहता है और आनुवंशिकता स्थिर है, स्टैटिक है। ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन में है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। ध्यान से समझना, प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर डिबेट की बात हम आपके सामने पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं ना। और गलती क्या करते हैं मासूम बच्चे, जो जो पहली बार इस प्रकृति की बात को समझेंगे, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे इससे पहले वाले पुराने वीडियोस को भी और इसके जस्ट बाद वाले, क्योंकि अब मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डालने वाला हूं, तो सबको जरूर देखना है बच्चों। तो ध्यान रखना, प्रकृति का मतलब यहाँ पे और साइकोलॉजी में और परीक्षा में, प्रकृति का मतलब पेड़ पौधों वाला पर्यावरण नहीं है, बल्कि प्रकृति का मतलब बालक की प्रकृति है, नेचर ऑफ द चाइल्ड है। यानी प्रकृति का मतलब वातावरण से है या फिर वंशानुक्रम से, तो हम बोलेंगे प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम से, जेनेटिक्स से। इसका मतलब प्रकृति वंशक्रम है, वंशानुक्रम है। याद रहेगी ये बात आपको। अब पढ़िए इस ऑप्शन को, व्यवहारवाद के सिद्धांत। आपको पता है व्यवहारवाद का सिद्धांत क्या बोलता है? व्यवहारवाद के सिद्धांत की हमने आपको 2 बातें बताई थी। एक तो व्यवहारवाद अंतर्दर्शन को नकारता है, उनके स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्दर्शन को, वुंट और टीचनर के अंतर्दर्शन को नकारता है, और व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की बात करता है। तो वस्तुनिष्ठ विधियां देने वाला कौन है? व्यवहारवाद। दूसरी बात हम आपको बता चुके हैं कि व्यवहारवाद वंशानुक्रम को नहीं मानता, व्यवहारवाद तो वातावरण को मानता है। बोलते हैं ना वॉटसन कि किसी भी जींस के, किसी भी माता पिता के कोई भी बच्चे मेरे को दे दो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, चित्रकार, भिखारी। इसका मतलब मैं उसको ऐसा माहौल दूंगा, वातावरण दूंगा। इसका मतलब व्यवहारवाद माहौल को मानता है, वातावरण को मानता है, वंशानुक्रम को नहीं मानता। और यहां क्या दे दिया इस ऑप्शन में कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका मतलब ये ऑप्शन कहता है कि व्यवहारवाद वंशानुक्रम की भूमिका पर आधारित है। क्या ये बात सही है? एक तो एकदम गलत है, क्योंकि व्यवहारवाद प्रकृति नहीं बल्कि पोषण की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन देखने से पहले चौथा देखिए। चौथा ऑप्शन है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसका मतलब प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम। यानी सरकार जो भी योजनाएं चलाती है, राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो, वो इस बात को ध्यान में रख के कल्याण करती है लोगों का कि उनके जीन्स कैसे हैं, उनके जेनेटिक्स कैसे हैं, उनका वंशानुक्रम कैसा है, न कि वो किस माहौल में रह रहे हैं। तो बताएं, सरकार की नीतियां उस माहौल में जिसमें पब्लिक रहती है उसके अनुसार चीजें उपलब्ध कराना है, या उनके जीन्स कैसे हैं इसके आधार पर? जवाब है माहौल। क्योंकि जहाँ पे पेयजल की उपलब्धता नहीं है, उसमें कोई भी जीन्स का बच्चा रह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो सबके लिए पेयजल की व्यवस्था करेगी। लेकिन जहाँ पे पेयजल सफिशिएंट है, उस माहौल में सरकार पेयजल थोड़ी भेजेगी, वहाँ दूसरी चीज़ की कमी है, उसकी व्यवस्था करेगी। इसका मतलब सरकार की क्षतिपूरक का मतलब ये हो गया कि कोई कमी है, क्षति है, उसको पूरा करने के लिए सरकार कोई योजना चला रही है, और वो योजना जेनेटिक्स के आधार पे नहीं है, वंशानुक्रम के आधार पे नहीं है, बल्कि वातावरण के आधार पे है। तो चौथा ऑप्शन भी एकदम गलत हो गया, क्योंकि उल्टा है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, और तीसरे ऑप्शन में, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील हैं।
मतलब मतलब तीसरे ऑप्शन में अनुवांशिकता और परिवेश दोनों को सापेक्षिक रूप से परिवर्तनीय बोला है, प्रभाव परिवर्तनीय है इनके। इसका मतलब तीसरे ऑप्शन में, ध्यान देना मेरी बात पे, तीसरे ऑप्शन में मोटे तौर पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन एक दूसरे के संदर्भ में माना है। तो जहां भी ऐसा ऑप्शन हो, आंख बंद करके राइट कर देना है, क्योंकि इसमें न तो कोई ज्यादा न कोई कम। दूसरा प्रश्न, शारीरिक विकास की गति किस में बहुत कम हो जाती है? हर लफ्ज पे ध्यान देना बच्चों। शारीरिक विकास की गति किस में बहुत कम हो जाती है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था। तो सही जवाब है बाल्यावस्था। केवल सही जवाब सुन के चले मत जाना, व्याख्या देखना। बच्चों, आपको पता है वो चक्र, फिजिकल टेनर मेरेडिथ का फिजिकल ग्रोथ साइकिल, जिसमें पहले 0 से 2, जन्म के बाद की बात करें तो 0 से 2 तीव्र होता है, उसके बाद 12 वर्षों तक धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था शुरू होती है, आरंभिक किशोरावस्था के 2-3 वर्षों में तीव्र हो जाता है, फिर परिपक्वता तक धीमा हो जाता है। तो इसमें 4 चक्कर उन्होंने बताए ना। पर इसमें तो चूंकि भ्रूणावस्था भी शामिल कर दी, इसलिए अगर भ्रूणावस्था नहीं होती तो हमको ध्यान रखना है, पहले 2-3 साल में तेज होगा, शिशुअवस्था होगी, फिर बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी, शारीरिक विकास धीमा हो जाएगा, फिर आरंभिक किशोरावस्था में वापस तेज होगा, और उत्तर किशोरावस्था में वापस धीरे होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आता ही आता है, और उसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर शिशुअवस्था में ज़्यादा होती है कि किशोरावस्था में होती है कि बाल्यावस्था में। तो ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहली बात तो कि विकास की दर सबसे कम और धीमी किस में होती है? हम बोलेंगे बाल्यावस्था में होती है। देखो, मेरे से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है ना, इतनी तबीयत खराब है, पर मैं आपके लिए करूंगा। तो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा पूछ ले आपको कि क्या जन्म पूर्व अवस्था में भी विकास होता है, तो हम सबको पता है होता है साहब, होता है ना। तो दर कितनी होती है? तो जवाब है बहुत तेज होती है। हम जानते हैं ना, गर्भावस्थाओं की जो गर्भा जन्म से पहले की जो अवस्था है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जर्मिनल स्टेज, 2 सप्ताह तक, जिसमें गर्भ धारण होता है। उसके बाद दूसरी आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको भ्रूणावस्था कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारी बॉडी 3 परतों में बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनती है ना। और फिर तीसरी, जब हमारी बॉडी बन जाती है तो फिर भी हम प्रसव में रहते हैं, मतलब गर्भ में रहते हैं कुछ दिनों तक। तो 56 दिन या 60 दिन में दूसरी अवस्था पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 280 दिन तक ऑन एन एवरेज रहते हैं ना गर्भावस्था में। तो उसको तीसरी को फिटस या फिटल बोलते हैं। तो इनमें भी तो विकास होता है, निश्चित रूप से इनमें विकास की गति तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। तो 2 बातें याद रखना, अगर ये पूछ लें सबसे कम किस में होती है, तो बोलेंगे बाल्यावस्था में। मान लो यही प्रश्न होता कि शारीरिक विकास की गति किस में सबसे ज्यादा होती है, और यही 4 ऑप्शन होते, तो बाल्यावस्था तो होती नहीं, ज्यादा कम होती है। अब शिशुअवस्था, किशोरावस्था और भ्रूणावस्था, इन तीनों में सबसे ज्यादा किस में होती है? या भ्रूणावस्था की जगह अगर गर्भावस्था लिखा होता या प्रसव पूर्व अवस्था लिखा होता, तो भी बात एक ही होती, प्रभाव एक ही होता। तो बोलिए सबसे तेज किस में होती है? तो फिर हमारा आंसर होता भ्रूणावस्था। क्या आंसर होता हमारा? भ्रूणावस्था, क्योंकि जन्म से पहले की दर तो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला सवाल एग्जैक्ट आपको परीक्षा में मिलेगा, ये तो 50% चांस है मिलेगा आपको, लेकिन 90% चांस ये है कि इनकी कोई बात आपको जरूर परीक्षा में मिलेगी। इसका मतलब 90% से ज्यादा चांस हो गया मेरे हर प्रश्न को जो मैं आपको दे रहा हूं उसका पेपर में आने का। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, मानव विकास के मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वह क्या है? पहला ऑप्शन संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको याद है, हमने आपको बताई थी कि सब विकास को क्षेत्रों में बांटें या विभिन्न आयामों में बांटें, तो मोटे तौर पे 4 आयाम होंगे, और वो होंगे PCSE। याद है ना आपको PCSE? यहाँ पे 2 बातें बताऊंगा, दोनों बार बार परीक्षा में आती है। PCSE में P से फिजिकल, C से कोग्निटिव, S से सोशियल, E से इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगिक या संवेगात्मक, ये 4 क्षेत्र हुए ना। अब यहां आप देखिए, पहले ऑप्शन में संवेगात्मक है, इसका मतलब इमोशनल है। सामाजिक है, इसका मतलब सोशल है। शारीरिक है, इसका मतलब P है, यानी P भी आ गया, C भी आ गया, S भी आ गया, लेकिन आध्यात्मिक अलग से दे दिया, दिया कि नहीं दिया? और संज्ञानात्मक C को खा गए। दूसरे ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक अलग से दे दिया, C दे दिया, E दे दिया, P दे दिया, इसमें S को खा गए। तीसरे में P भी है शारीरिक, C भी है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, S भी है सोशल सामाजिक, और E भी है इमोशनल संवेगात्मक। तो तीसरा ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक इसका राइट आंसर होगा।
ये बात समझ में आई बच्चों आपको? यानी वही ऑप्शन हमको सही करना है जिसमें चारों पक्षों शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक और शॉर्ट में पी, सी, एस, ई ये चारों हों। एक बात और ध्यान रखना जो बहुत खास है कि क्या इन चारों का कोई क्रम होता है? तो बच्चों याद रखना, चारों में पी सबसे पहले होता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन सी, एस, ई का क्रम निश्चित नहीं होता। आप बोलेंगे साहब क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब सुन लें। यानी बाकी तीनों जो आयाम हैं उनका आधार है शारीरिक विकास। इसलिए ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक बालक का शारीरिक विकास धीमा है तो उसका सामाजिक विकास भी बोलिए धीमा होगा कि तेज होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हम बोलेंगे शारीरिक विकास धीमा है तो सामाजिक विकास भी धीमा ही होगा, क्योंकि शारीरिक विकास एक नंबर पे आता है। शारीरिक विकास तेज है तो संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास भी तेज होगा, ये धीमा है तो ये भी धीमा होगा। शारीरिक विकास तेज है तो संवेगात्मक विकास भी तेज होगा। तो शारीरिक विकास तो सबका आधार है। लेकिन अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाए कि एक बालक का सामाजिक विकास धीमा है तो क्या उसका संवेगात्मक विकास भी धीमा होगा? हम बोलेंगे साहब जरूरी नहीं है, क्योंकि इन तीनों का क्रम निश्चित नहीं है। एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा में और बहुत बार पूछा गया है, क्या कि मानव विकास के क्रम में सबसे पहले कौन सा होता है? एक ऑप्शन दे देंगे शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा सामूहिक। तो सबसे पहले कौन सा होता है? हम बोलेंगे शारीरिक विकास। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट, अभी देखिए वो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैंने आपको दे दिया और समझना इसको। एक बालक का शारीरिक विकास धीमा है तो बहुत संभव है कि उसका मानसिक विकास ऑप्शन 1 तीव्र होगा, ऑप्शन 2 धीमा होगा, ऑप्शन 3 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन 4 कभी धीमा कभी तीव्र होगा। तो बोलिए बच्चों, शारीरिक विकास की बात कर दी जो सबका आधार है, तो शारीरिक विकास धीमा तो बाकी भी धीमे, शारीरिक विकास तीव्र तो बाकी भी तीव्र। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा धीमा होगा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, फिर एक बहुत ही बेहतरीन चीज, शब्दों से खेलना सीखेंगे आप, और वो है अधिगम व परिपक्वता के बारे में सही है। मतलब क्या सही है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य निम्न तक ही सीमित रह जाता। ये पहला ऑप्शन है जिसका क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा बाद में। दूसरा पहले देखिए आप, दूसरा ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन बोलता है वंशक्रम की संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण, यानी वंशक्रम की कहां तक आदमी जा सकता है उसकी एक संभावना होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है, ये ऑप्शन कह रहा है। तो वंशक्रम की एक संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। देखो कितना बेवकूफ बनाते हैं आप जैसे बच्चों को, जिनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, वो इनमें उलझ के रह जाते हैं और फिर कहते हैं सर हमने तो 4 बार कोचिंग कर ली, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों तुमने 4 बार कोचिंग तो कर ली, लेकिन 4 बार में से चौथी बार ही मेरे पास आए हो, 3 बार तो पता नहीं कहाँ भटक रहे थे तुम, जिनको खुद को नहीं पता संभाव्य क्षमता क्या होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या दे दिया कि साहब वंशक्रम की संभाव्य क्षमता की एक सीमा होती है, उसके कारण से बच्चे उससे आगे नहीं जा सकते। ये कहना ठीक था, लेकिन क्या बोल गया है? कहते हैं ना कि साहब क्या बोल गए सीएम साहब। तो संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं, ये तो बात ही गलत कह दी इन्होंने। तीसरा ऑप्शन देखिए, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान रखना तैयार नहीं है, तब भी अधिक प्रयास से सिखा सकते हैं। बात समझ में आई आपको? क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। आप बोलेंगे कैसे? आप बोले साहब जब कोई बच्चा तैयार नहीं है तो क्या हम उसको मोटिवेट नहीं करें? बेटा ये मोटिवेट करने की बात नहीं है, ये बात है विकास की दृष्टि से सीखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जब जीन पियाजे की परिपक्वता नहीं आई उसमें, जब वो 3 साल का ही है, तो आप उसको इंग्लिश भाषा फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन उसके लगे रहते हैं। क्या वो सीख लेगा? 2 साल या 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा फॉर्मूला फिजिक्स के सीख लेगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो अभी विकास की दृष्टि से सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। विकास की दृष्टि से शब्द को ध्यान देना। हाँ, अभी उसका मूड नहीं है तो आप उसका मूड बना सकते हो, लेकिन अभी वो प्रिपेयर नहीं है परिपक्वता के हिसाब से, तो क्या हम उसको ज्यादा प्रयास करके सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, कुछ भी कर ले नहीं सीख पाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे, कितनी महत्वपूर्ण चीजें देते हैं एग्जाम में।
बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जाने कितने मासूम बच्चे आपके ये थे जो इसको सही करके आए थे और नौकरी से बाहर बैठे, अब मेरे पास आ रहे हैं। आप भी ध्यान देना। अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बिना विचारे समय बिना विचारे या बिना समय विचारे साथ में इसके नहीं जुड़ता, तो ये बात बिल्कुल सही थी कि अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहन तो देना चाहिए, लेकिन बिना समय विचारे मतलब वही वाली बात है, अभी वो मैच्योर हुआ ही नहीं है, अभी वो परिपक्व है ही नहीं, अभी वो बायोलॉजिकल रूप से रेडी नहीं है, तो क्या हम उसकी अंतर्निहित शक्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि विकास के हिसाब से उसका समय आएगा, तभी उनको प्रोत्साहन हम देंगे, तभी वो उनके लिए कारगर होंगी। पहले ही उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो विकास के समय के हिसाब से तैयार नहीं है, और हम विकास के समय का विचार नहीं कर रहे बिना समय विचारे, इसका मतलब गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। बात समझ आई? चौथा गलत हुआ क्योंकि बिना समय विचारे दे दिया। तीसरा गलत हुआ क्योंकि लगभग ऐसी बात इसमें कह दी। पहला गलत हुआ क्योंकि पहले में एक पार्ट तो वंशानुक्रम की परिभाषा सही बता दी, लेकिन आगे इसी को गलत बता दिया। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें वंशक्रम संभाव्य की क्षमता सीमा के कारण, ओहो ये दूसरा ऑप्शन था क्या? हाँ, दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि इसमें वंशक्रम के बारे में एक बात तो सही बता दी और दूसरी बात उल्टी बता दी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला ऑप्शन देखिए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य निम्नतम तक ही सीमित रह जाना, ये राइट आंसर है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जो मेरे से पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, उनके अलावा बिरले ही बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सही करके आए थे जब परीक्षा में आया था, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। ध्यान दें आप, मानव विकास केवल यानी केवल परिपक्वता का मतलब, परिपक्वता का मतलब ध्यान देंगे, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता प्रकृति है कि पोषण है? जवाब है प्रकृति है। परिपक्वता वातावरण है कि वंशानुक्रम? जवाब है वंशानुक्रम, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। तो अगर केवल अनुवांशिकता की बात होती, उसको कोई माहौल नहीं मिलता, केवल उसके जिन्स वाली चीजें उसमें होती, अंतर्निहित एबिलिटी उसमें है, बुद्धि वाली, स्मरण शक्ति वाली सारी चीजें उसमें है, लेकिन आसपास उसको कोई माहौल ही नहीं मिलता, तो परसेप्शन किस बात का करता वो? तो फिर वो निम्न सीमा तक ही सीमित रह के रह जाता, निम्न तक ही सीमित रह जाता। ये महत्वपूर्ण बात ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माफ करें, छठा प्रश्न। और ये मेरे को इसलिए देना पड़ा कि बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप पे मेरे को सवाल भेजते हैं और वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी और ने उनको कुछ भी बता दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप समझें फिर इसको क्या है। बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में डैश के बजाय डैश में अलग होता है। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं और मैं इसलिए इनको लेता हूं कि जब परीक्षा में आते हैं मुझे बहुत मजा आता है कि बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि साहब पहले खालिस्तान में तो क्या भरना है, दूसरे में क्या भरना है। उनको कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, उनको ये पता नहीं होता। तो दोनों बातें मैं सिखाता हूं आपको, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये है कि सब जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, निर्मितवादियों की बात कर रहे हैं। मेरे पियाजे के पुराने वीडियोस को जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा उन्होंने, तभी तो ये मेरे को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वापस। यानी पियाजे से पहले सबको ये कहते थे कि साहब बच्चे बड़ों की तुलना में कम चिंतन करते हैं। पियाजे ने पहली बार बताया कि बच्चे मिनी अडल्ट नहीं हैं, बच्चे बड़ों की तुलना में कम चिंतन नहीं करते। हाँ, ये बात अलग है कि उनके चिंतन का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, प्रकार अलग है। तो अमाउंट कम नहीं है, मात्रा कम नहीं है, प्रकार अलग है बस। अब इस बात को यहां दोनों खालिस्तानों में भरना था। यानी बालक का चिंतन बड़ों के बजाय, बोलिए किस में अलग है? किस में अलग है? तो जिसमें अलग है वो यहां आएगा, और किस में अलग नहीं है के बजाय, मतलब उसमें अलग नहीं है, वो यहां आएगा। बात समझ आई आपको? तो किस में अलग है? बोलिए मात्रा में अलग है कि प्रकार में? जवाब है प्रकार में अलग है, तो यहां तो प्रकार आएगा। किस में बड़ों के समान है? मात्रा में है, तो यहां मात्रा आएगा। तो पहले ऑप्शन में मात्रा मात्रा दे दिया, जो कि गलत है। तीसरे ऑप्शन में प्रकार प्रकार दे दिया, गलत है। देखिए दूसरा और चौथा। अगर चौथे ऑप्शन की तरफ आप जाएं, ध्यान दें, अगर चौथे ऑप्शन की तरफ जाएं तो फिर आप क्या भरेंगे इसमें? बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में प्रकार के बजाय मात्रा में अलग होता है। इसका मतलब आप तो ये कहते हैं कि छोटे बड़ों की तुलना में कम मात्रा में चिंतन करते हैं, हालांकि चिंतन करने का तरीका एक जैसा होता है। ये बात होती तो फिर चौथा ऑप्शन राइट होता, लेकिन ये बात तो गलत है। दरअसल दूसरा ऑप्शन राइट है, क्योंकि बालक का चिंतन बड़ों की तुलना में मात्रा के बजाय प्रकार में अलग होता है। किस में अलग होता है? प्रकार में अलग होता है, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि चांद सितारे मेरे साथ साथ चलते हैं,
वो तो ये सोचते हैं कि दिन रात, सोचते हैं इसका मतलब चिंतन तो करते हैं, दिन रात मेरे इशारे पे होते हैं। वो तो ये सोचते हैं आज सूरज बहुत उदास है, इसका मतलब प्रकार अलग है, उनका सोचने का स्टाइल टाइप डिफरेंट है, पर अमाउंट और मात्रा डिफरेंट नहीं है। ये तो बड़ों के बराबर ही सोचते हैं, वो कम नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, और ये वाला प्रश्न भी मेरे को बहुत से बच्चों ने भेजा था कि सर हम कंफ्यूज हैं, परीक्षा सर पे है, तो सुन लो। NEP 2020 में बालक के आकलन को आप इसलिए कंफ्यूज हो कि आपको ये भी नहीं बताया गया कि साहब बाद में जो लिखा होता है ना, उस पे बल दिया जाता है और पहले वाले पे बल नहीं दिया जाता, तो उसमें प्रकार के बजाय मात्रा पे बल दिया गया था क्योंकि प्रकार सेम था। तो NEP 2020 में बालक के आकलन को डैश के बजाय डैश बनाने पर बल दिया है। इसका मतलब आप इसको यूं पढ़ें, NEP 2020 में बालक के आकलन को किसके बजाय क्या बनाने पर बल दिया गया है। तो दो ऑप्शन, दो 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 खालिस्तान हो गए अपने पास। तो हर ऑप्शन में दो बातें हैं, रचनात्मक योगात्मक, योगात्मक रचनात्मक, होलिस्टिक एकपक्षीय, रचनात्मक एकपक्षीय। सवाल परीक्षा में आ चुका है, आने की पूरी संभावना है। तो हम सब जानते हैं कि रचनात्मक आकलन वो होता है जो साथ साथ चलता है, जिसमें बच्चों को जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, साथ में शिक्षक अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करेगा और बच्चों की कमियां दूर हो ही जाएंगी, तो फिर बेहतर तरीके से वो सीखेंगे। इसका मतलब रचनात्मक फोर लर्निंग होता है। योगात्मक कितना सीख लिया एक ही बार होता है, वो ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, हालांकि मैं आकलन के आपको बहुत से प्रश्न और दूंगा। तो यहां समझना कि साहब चाहे एनसीएफ की बात करें, आरटी की बात करें, नवीन शिक्षा नीति 2020 आ गई उसकी बात करें, सब में बोलिए योगात्मक महत्वपूर्ण होगा कि रचनात्मक। तो हमेशा याद रखना परीक्षा में रचनात्मक महत्वपूर्ण होगा, योगात्मक नहीं होगा। तो किसके बजाय कौन सा महत्वपूर्ण मानेंगे, तो योगात्मक के बजाय रचनात्मक को महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ योगात्मक आएगा, यहाँ पे SA आएगा समेटिव असेसमेंट, और यहाँ पे रचनात्मक आएगा FA आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आप देखिए ऑप्शंस, पहले में रचनात्मक पहले योगात्मक बाद में गलत है, दूसरे में योगात्मक पहले रचनात्मक बाद में, ये राइट है। ठीक है, तीसरे में होलिस्टिक पहले, यानी होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक को तो छोड़ दो और एक पक्षीय विकास की बात करो, गलत है। चौथे में रचनात्मक और एक पक्षीय, तो रचनात्मक पहले आ गया, रचनात्मक बाद में आता, तो फिर ये चौथा ऑप्शन राइट होता। एक पक्षीय रचनात्मक होता, चौथा भी राइट होता, पर एक ही ऑप्शन राइट होगा, इसलिए चौथे में पहले रचनात्मक दे दिया बाद में एक पक्षीय दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो योगात्मक पहले आएगा, रचनात्मक बाद में आएगा, यानी NEP 2020 में बालक के आकलन को योगात्मक के बजाय रचनात्मक बनाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न देखिए कौन सा सत्य है। और फिर एक बेहतरीन बात, और वो देखिए ध्यान से समझिए शब्दों को। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। क्या विकास और सीखने में सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता? जवाब है होता है। तो अप्रभावित कैसे हो सकता है, वो तो प्रभावित है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। गौर करना इस बात पे, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है समझना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बच्चों के सीखने का एक निश्चित तरीका है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, एक निश्चित दिशा है, यानी सभी बच्चे यूनिवर्सल रूट से सीखने की प्रक्रिया करते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दूसरा ऑप्शन कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं। क्या सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं? क्या सभी बच्चों की सीखने की स्टाइल एक जैसी है? जवाब है नहीं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, सभी बच्चे एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। यह बात गलत है साहब। तीसरा ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, अच्छा है, मीनिंगफुल है। क्या खेलने से सामाजिकता आती है? क्या खेलने से दिमागी शक्तियों का भी विकास होता है? बिल्कुल होता है। तो दिमागी शक्तियों का भी विकास है और सामाजिक दक्षता भी है। चौथा, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, सारे वीडियोस देखना, इसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो, और पहले वाले कंटिन्यूसली वीडियोस। नए बच्चे हैं तुरंत सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एक सीट पक्की का वादा मेरा है, लेकिन इस वादे में कुछ शर्तें भी मेरी हैं कि मेरे तमाम वीडियोस, मेरी बुक, मेरी क्लासेस आपने देखी हो। नहीं देखी तो अभी भी टाइम है। ये जो लेटेस्ट मेरे पिछले 1 महीने के जितने वीडियोस हैं उनको छोड़ना नहीं है, रात भर जाग के देख लेना है, वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया, कौन सा उपयुक्त है, सही कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन, बच्चा एक खाली स्लेट टेबुला रासा है।
बच्चा एक खाली स्लेट टेबुलर रासा जो उन लोग ने दिया, खाली स्लेट का मतलब बच्चे के पास जेनेटिकली कुछ नहीं है, उसको तो वातावरण से ही ज्ञान मिलता है, बाहर के लोग ही ज्ञान देते हैं। तो क्या बच्चा एक खाली स्लेट होता है? कभी नहीं होता। यानी पहला ऑप्शन, गौर करना मेरे शब्दों पे, पहला ऑप्शन केवल और केवल परिवेश को महत्व देता है, जेनेटिक्स और आनुवंशिकता के महत्व को सिरे से खारिज करता है। तो क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं होता। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन, सॉरी माफ करें, दूसरा ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि पहले ऑप्शन में टेबुलर रासा में केवल वातावरण को महत्व दिया जाता है, व्यवहारवादियों ने ऐसा किया ना, माना ना ऐसा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है, परिवेश का प्रभाव बहुत कम होता है। तो दूसरे ऑप्शन में फिर आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण मान लिया। तीसरा ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब चौथे में केवल और केवल आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण माना है, परिवेश को नकार दिया। दूसरे ऑप्शन में आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण माना है, परिवेश को नकार दिया। और पहले ऑप्शन में केवल परिवेश को महत्वपूर्ण माना है, आनुवंशिकता को नकार दिया। अगर ये बात किसी को समझ में आई है तो मेरे को कमेंट करके बोलना कि सर हम आपके शब्दों के अर्थ समझ गए। बात समझ में आई? फिर सुन लो। बच्चा खाली स्लेट टेबुलर रासा है, इसका मतलब बच्चा कुछ भी इस दुनिया में लेके नहीं आता है, आनुवंशिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। अब तो हम उसको बाहर से ज्ञान देंगे, तभी तो शिक्षक ज्ञान देने का एक जरिया था ना, किताबें, शिक्षक, बाहर से हम ज्ञान का स्थानांतरण करेंगे। निर्मितवाद इसके विरोध में ही तो आया है टेबुलर रासा के, जो कहता है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा अपने अंदर खुद ही करता है, उसकी जो शक्तियां हैं उन्हीं से ज्ञान का निर्माण होता है, हम तो केवल फैसिलिटी देते हैं। तो पहला ऑप्शन बच्चा खाली स्लेट टेबुलर रासा है, ये केवल परिवेश वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है, आनुवंशिकता जैसी बात को नकार देता है, इसलिए गलत है। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में केवल आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण माना है, परिवेश का प्रभाव बहुत कम कर दिया, इसलिए गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में भी परिवेश का प्रभाव बहुत, यानी दूसरे और चौथे में वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना और पहले में आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। वास्तव में सही तो तीसरा ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि साहब वंशानुक्रम व परिवेश एक दूसरे से अभिन्न रूप से गुंथे हुए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट भी करना मेरे को जाने से पहले कि कैसे लगी आज की क्लास, शेयर भी करना, और बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं उनको जरूर देखना, सभी को एक साथ देख लेना आप। तो कौन सा गलत है? 10th, विकास जन्म पूर्व अवस्था में होता है। क्या विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है? बिल्कुल होता है साहब, 3 स्टेज हमने आपको बता दी। और विकास की दर तो जन्म के बाद से भी तेज होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है, जाने कितनी बार आया? क्या विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है? जवाब है यस। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट के कई एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चा हर चीज के लिए एक ही शब्द बोलता है, बाद में पर्टिकुलर एक चीज के लिए कोई शब्द बोलेगा। ठीक है। हर चीज से डरता है शुरू में, बाद में डरने वाली चीजों से डरेगा। हर चीज को मुंह में लेता है शुरू में, बाद में केवल मुंह में लेने वाली चीज को ही मुंह में लेगा, है ना। तो भाषा में भी आप देख सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ में भी आप देख सकते हैं कि पहले सामान्य बाद में विशिष्ट। पहले हथेली का विकास होता है, बाद में उंगली का विकास होता है। इसका मतलब पहले सामान्य बाद में विशिष्ट, ये बात सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। देखिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बात सही की गलत? बिल्कुल सही, क्योंकि सभी की विकास दर तो अलग अलग होती है। विकास रेखीय होता, सही की गलत? गलत, क्योंकि विकास रेखीय होता तो एक सीधी लाइन में जाता, और विकास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं जाता है, क्योंकि जो सीधी लाइन में जाता है वो एक तो तीव्र होता है, और विकास तीव्र नहीं है, बल्कि वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, सने सने होता है, धीरे धीरे होता है। दूसरी बात, जो एक सीधी रेखा में जाता है वो कमजोर होता है। विकास कमजोर नहीं है, बल्कि मजबूती से आगे बढ़ता है। इसका मतलब विकास तो लीनियर नहीं है, इस तरह से स्पाइरल है। तो फिर चौथा ऑप्शन रेखीय गलत है। तो बच्चों, ये था आज का एमसीक्यूज बेस्ड पहला सेशन। शेयर करना दबा के, ताकि मैं मोटिवेट हूं, और आपको तो मंजिल मिलनी ही है इस बार, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें। गुड बाय, थैंक यू।